जय हिंद कैडेट्स। मैं कैप्टन मुनीश गुप्ता, वन पंजाब आर्टिलरी बैटरी एनसीसी अमृतसर ग्रुप आपको कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में कुछ बताऊंगा। कहते हैं भारत भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ पर अनेक वीरों ने, महापुरुषों ने जन्म लिया है जो आदिकाल से भारत की सेवा करते आए हैं और देश की आजादी के बाद कितने ही असंख्य हमारे बहादुरों ने इसकी आजादी की रक्षा के लिए अपनी अपनी कुर्बानियां दी हैं। उनमें से एक है कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा ये भारत की सेना के एक महान सेनानी थे, हीरो थे। इनका जन्म 9 सितंबर 1974 9 सितंबर 1974 को घुग्गर विलेज, डिस्ट्रिक्ट पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम जीएल बत्रा और माता का नाम जय कमल बत्रा था। ये बचपन से ही ऑलराउंडर थे, पढ़ाई में भी तेज, खेलों में भी तेज, शरारतें करने में भी तेज, दोस्त बनाने में भी तेज। इनकी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन तो इनके मदर ने इनको प्रोवाइड की। उसके बाद डीएवी पब्लिक स्कूल पालमपुर में ये दाखिल हो गए और वहां पर इन्होंने 8th क्लास तक की शिक्षा हासिल की। देन ही जॉइंड सेंट्रल स्कूल एट पालमपुर, जहां पर he did his 10th and +2. After that, he did joined DAV College, Chandigarh, where he did his BSc Non-Medical in 1996. अब देशभक्त तो शुरू से ये थे। अब इन्होंने DAV में एडमिशन ले ली, तो DAV क्या, जैसे फुल फॉर्म दयानंद एंग्लो वैली, ये संस्था वैसे ही देशभक्त पैदा करने के लिए मानी जाती है। तो अगर डीएवी का इतिहास देखें तो कहते हैं कि लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, करतार सिंह सराभा, ये सब डीएवी को बनी थी। तो डीएवी संस्था ने भी अपनी उस पुरानी परंपरा को बरकरार करते हुए देशभक्त पैदा करते गए और उनमें से एक ये भी देशभक्तों की कड़ी में जुड़ गए। उसके बाद एक और बात बताना भूल गया कि ये जब कॉलेज में गए तो इन्होंने वहां पर एनसीसी एयरविंग ज्वाइन की और वहां पर सी सर्टिफिकेट भी हासिल किया। उसके बाद इनका आईएमए देहरादून में सिलेक्शन हो गया। इनको वहां पर ये जसूर कंपनी और मानेक शाह इनकी बटालियन थी, वहां भी इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और ट्रेनिंग के बाद इनको 13 जय जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में कमीशन मिल गया। अब इसकी एक झलक जो मैं अभी इधर उसको आप जरा स्टडी करें, उसके बारे में मैं आपको इनका मेन जो जहां इन्होंने बहादुरी दी उसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं आपको जो कारनामा, जो बहादुरी उन्होंने दिखाई थी उसके बारे में बताऊंगा। उन्होंने कारगिल की लड़ाई में बहुत बहादुरी दिखाई और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। अब मैं कारगिल के बारे में भी आपको बताता हूँ। सबको पता है कि 47 में जब हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने इसको 2 भागों में बांट दिया, इंडिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो 47 पे कश्मीर पे हमला कर दिया था। कश्मीर को लेकर उसने 65 में भी हमला किया, 71 में भी हमला किया और 99 में कारगिल में हमला किया। कारगिल में ही हुआ जो हुआ, मैं पूरी इसकी हिस्ट्री बताऊंगा आपको। असल में जब शिमला समझौता हुआ तो पाकिस्तान की ओर से ये एक पॉइंट आया था कि ये जो कारगिल, द्रास, बटाले के ऊपर का इलाका है, यहाँ पर ठंड बहुत होती है, तो हमारे जवान ठंड से बहुत मरते हैं। ठंड से इंडिया के जवान भी बड़े मरते थे। तो दोनों के बीच में समझौता हो गया कि जब ज्यादा ठंड पड़ेगी दोनों देशों के सैनिक हाई अल्टीट्यूड वाला इलाका छोड़ के लोअर अल्टीट्यूड वाले इलाके में आ जाएंगे और जब गर्मी शुरू होगी तो वापस अपनी भी कोस्ट पे चले जाएंगे। यही 72 में समझौता लागू हो गया और वो चलता है। लेकिन 98 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, इंटरनेशनल प्रेशर था कि पाकिस्तान के साथ समझौता करो, उसके साथ संबंध थे। इसी कांड को रखते हुए वो बस के द्वारा पाकिस्तान में उनका स्वागत भी किया। लेकिन दूसरी तरफ उसने ठंड में ही अपनी फौज को कारगिल, द्रास और बटालियन की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। उसका ये एम था कि यहाँ से जाओ तो आगे जोजिला दर्रा है जो सारे भारत को साइचिन ग्लेशियर में जोड़ता है।
पाकिस्तान की मंशा थी कि मैं साइचिन ग्लेशियर में कब्जा करूं, क्योंकि साइचिन ग्लेशियर एक ऐसा पॉइंट है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, और वहां पर हम 18,000 फुट से ऊपर के इलाके में बैठे हैं। अगर हम वहां पर कब्जा जमा लेते हैं तो पाकिस्तान और चीन पर हमारी डोमिनेंस बढ़ती है, अगर वहीं पर पाकिस्तान कब्जा जमा लेता है उसकी डोमिनेंस बढ़ती है। उसकी मंशा थी कि जोजिला दर्रा को रोक दिया, वो आगे बढ़ता गया। हम निश्चित रूप से कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो हम तो निश्चिंत बैठे थे, लेकिन जब हमारी जो फौज की पलटने थी वहां पर अपना चार्ज लेने पहुंची तो पता चला ये इलाका तो पाकिस्तान कब्जा कर चुका है। इसी से पहले एक हमारे 4 जवानों की बड़ी शहीदी हुई थी और बड़े बर्बरता पूर्वक तरीके से पाकिस्तान ने उनको मारा था। उनकी जो रेजिमेंट थी 4 जाट रेजिमेंट थी, उनमें था मेल लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, उसके 3 जवान जो आगे रैकी करने गए थे। तो इसको इतनी बुरी तरह मारा गया था इन चारों को कि उनकी आंखें निकाल दी गई, उनके हाथों पैरों से जो नाखून थे वे इस प्रकार छील-छील निकाले गए, उनके शरीर को जलाया गया, उनके पेट को काटा गया, वहां से उनकी इंटेस्टाइन्स वगैरह सब कुछ निकाल लिया गया, गुप्तांग काट दी। इतनी बुरी तरह मारा गया कि उनके शवों की पहचान करनी मुश्किल हो गई थी। ये देखकर हमारी सेना के जवानों में जोश के साथ गुस्सा भी आ गया और वो इन 4 सैनिकों की बदला लेने के लिए आतुर हो गए। लेकिन मुश्किल ये थी कि पाकिस्तान ऊंचाई पर था, हम नीचाई पर थे। पाकिस्तान हमें देख सकता था, हम नहीं देख सकते थे। पाकिस्तान हमारे ऊपर थोड़ा सा ही फायर करे हमारा नुकसान ज्यादा, तो इसको जो जीतना था बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। तो पहले हमारी जो पलटने गई काफी नुकसान उन्होंने उठाया। अब 13 जैक को ये कार्य मिला कि पाकिस्तान को हराना। वहां पर अलग अलग चौकियां थी। सबसे पहले मिला इनको 5140 ये चौकी जीतने का टास्क। इसकी जो 13 जैक में डेल्टा कंपनी थी, इसको सारे लोग शेरशाह के नाम से भी जानते थे। हमला हुआ, इन्होंने अटैक करना शुरू किया और उसके बाद जब आमने सामने गोली चल गई तो इसने कुछ साथियों कहा कि आप पाकिस्तान के ऊपर फायर जारी रखो, मेरे को कवर दो, और कुछ जवानों के साथ पीछे से इनके ऊपर हमला करो। और वहां पर गए, देखो चढ़ाई चढ़ने कितनी मुश्किल। हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो आकर कितने दिन आराम करते हैं कि हमारी टांगे थकी, बहुत चढ़ाई चढ़ी। वैष्णो देवी से 15-20 गुना ज्यादा मुश्किल चढ़ाई, बिल्कुल स्टीप। ये कभी हाथों के जोर, कभी पांवों के सारे मिलते बिल रोलिंग करते, बैठ के चलते पहुंचे। अब जो पहुंचे तो पाकिस्तान इनको देख लिया और उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन ये जख्मी हो गए, लेकिन घबराए नहीं। इन्होंने पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर 2 ग्रेनेड फेंके। उसके बाद ये फिर आगे बढ़े और इन्होंने 3 पाकिस्तानी जवानों को तो हैंड टू हैंड फायरिंग मार दी और वहां पर कब्जा जमा लिया। चाहे इनको चोट लगी थी, लेकिन ये घबराए नहीं, बल्कि अपने सैनिकों की रीग्रुपिंग, रीऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दी। तो इनको एक चोटी जीत ली है, सारा जख्मी हो गई। नो नो नो, मैं ठीक हूँ, ये दिल मांगे मोर, ये भी इनका बड़ा पेट वर्ड होता था इनकी पलटन में, ये दिल मांगे मोर। उसके बाद फिर इनको मिला, आगे गए, फिर उन्होंने चोटी जीती 5100, वो चोटी जीती। फिर और आगे जीतना था 4700, वो चोटी जीती। फिर 4750 चोटी जीती। वहां पर पाकिस्तान की सेना के साथ जो इनकी वायरस थी वो टच हो गई। उन्होंने इनको कुछ छेड़ा खाना भी, लेकिन इन्होंने उसका छेड़ा खाने का भी जवाब बड़ी बहादुरी से दिया। उसके बाद टाइगर जीतनी थी, तो उससे पहले साथ ही जो शिखर था वो था 4875, 16,000 फुट की ऊंचाई पर, और उसकी ढलान 80 डिग्री, मतलब सीधे आप जमीन पे चलते जाओ 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो 80 डिग्री तक समझ लो। खुद सोच ले हम कि कितना मुश्किल होगा इस चढ़ाई को चढ़ना। लेकिन इन्होंने फिर भी कहा कि चढ़ेंगे, और ये कहते थे कि किसी ने बोला कि ये चढ़ाई मुश्किल है, कहता मैं वहां पर तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे पे लिपटा आऊंगा, मैं वैसे वापस नहीं आऊंगा। तो वहां पर पाकिस्तान के खूब फायर किया। इनके एक साथी थे लेफ्टिनेंट अनुज नायक, वो आगे गए और वहां पर जख्मी हो गए। इनको पता चला कि मेरा साथी जख्मी हो गया, ये उसको बचाने के लिए आगे दौड़े।
फायरिंग करते करते अब ऐसे पॉइंट में पहुंच गए यहाँ पर ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और पाकिस्तान ने इनको गोलियां मारी, लेकिन फिर भी ये ख्वाबों की वहीं पर ख्वाबों की भावना सहते शहीद हो गए और पहले शहीद हो गए। और कहते हैं कि जो इनके पास जवान थे जब ये शहीद होने लगे तो इनके मुंह से एक ही शब्द निकला, जय माता दी। फिर इनके साथियों ने इनको और हौसला किया और 4875 को कैप्चर किया। तो इनकी बहादुरी को देखते हुए चाहे जो सेना थी इनके ऊपर गर्व महसूस कर रही थी और इनको 26 जनवरी 2000 को इनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। तो फोटो में आप देखेंगे कि इनके पिताजी राष्ट्रपति जिसे परमवीर चक्र प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे डिफिकल्टीज हमारे जवान सहते हैं, इतनी लाइफ मुश्किल होती है वहां पर ऐसे इलाके में, लेकिन फिर भी हमारे जवान वहां रहते हैं और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। वो जागते हैं, इसलिए हम सोते हैं। इसलिए हमें अपने देश के सेना के जवानों की दिल से इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए ही रात भर जागते हैं, अपना परिवार त्यागते हैं। बहुत बहादुरी दिखाई कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने और इसी बहादुरी को दिखाते 7 जुलाई 1999 को वो शहादत का जाम पी गए। ऐसे अनेक असंख्य हमारे सैनिक अधिकारियों एवं जवानों ने कारगिल की लड़ाई में शहादत हासिल की और देश को बचाया। हमें उनके जीवन तथा बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए और देशभक्ति को अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। ये सिद्धांत अपने जीवन में अपनाना चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपरि, कि देश का हित सबसे पहले, क्योंकि अगर देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम भी नहीं। जय हिंद। लेक्चर समाप्त हुआ। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। कैप्टन विक्रम बत्रा जी का जन्म कब और कहां हुआ? प्रश्न नंबर 2, उनके माता पिता के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 3, वो एनसीसी के किस विंग के कैडेट थे? प्रश्न नंबर 4, वो किस साल आर्मी में सिलेक्ट हुए? क्वेश्चन नंबर 5, उनकी यूनिट कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 6, कारगिल की लड़ाई कब और कहां हुई, कौन कौन से इलाके में हुई? उनकी शहादत कौन सी डेट को हुई? उनको कौन सा सम्मान दिया गया? जय हिंद।